किसका? देखिए क्या होता है, मैं आपके बात बताता हूं, बस सब इधर ध्यान दो। अपन एग्जैक्ट रिकॉर्ड्स पे नहीं जाते। ये क्या होता है कि जनरल ट्रेंड लिखने होते हैं अपन, तो वो उतना एग्जैक्टली नहीं देखना होता। जैसे कल को अपन रेडियस का भी देखने बैठ जाए तो काफी उल्ट पटांग वेरिएशंस हैं, मगर अपन जनरल ट्रेंड ही पढ़ते हैं, अपन जनरल ट्रेंड ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपने अब यहां से पढ़ेंगे। कल मेल्टिंग पॉइंट तक का पढ़ लिया था, अब अपन बात आगे करते हैं। एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मथ all the elements show allotropy. Now what is allotropy? What are allotropes? Allotropy होती क्या है? What is allotropy? देखिए, जब कोई एलिमेंट अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में आपको मिले लेकिन केमिकली वो सेम होता है तो उसको एलोट्रोप बोलते हैं। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के एलोट्रोप है। फिजिकल फॉर्म अलग अलग है, ठीक है, लेकिन केमिकली दे आर प्योर कार्बन, क्योंकि बॉन्डिंग अलग अलग है, क्योंकि उसमें जो है हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। ठीक है, तो एलोट्रोपी कोई एलिमेंट शो करे उसके लिए दो नेसेसरी कंडीशन होती हैं। एक तो ये कि उसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कैटिनेशन का मतलब सेल्फ लिंकेज, चेन फॉर्मेशन की टेंडेंसी होनी चाहिए। दूसरा, उसमें जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होने चाहिए। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अगर आप बात करें तो उसमें क्या होता है कि मतलब एक से ज्यादा तरह तरह के ऑक्सीडेशन नंबर अपने वो शो करे कंपाउंड्स में, तो वो जो है ऐसी चीजें एलोट्रोपी शो करती। इस पर्टिकुलर ग्रुप में अगर हम चलें तो नाइट्रोजन और जो है आप अगर बात करें बिस्मथ, इन दोनों को छोड़ के एलोट्रोपी देखने को मिलती है। दोबारा सुनना मेरी बात, सुनो मेरी बात, लिखा हुआ है सब कुछ, आप सिर्फ मेरी बात को ध्यान से समझो। एलोट्रोपिज्म शो करने के लिए, ठीक है, क्या चीज जरूरी है? कैटिनेशन और वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करने की टेंडेंसी। 15th ग्रुप में जैसे अपन ने एलिमेंट्स की बात करी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो इसमें ये वाले जो तीन एलिमेंट्स हैं ये कैटिनेशन शो करते हैं। मॉस्कोवियम की हम बात नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा था। ठीक है, नाइट्रोजन और बिस्मथ दे शो एलोट्रोपिज्म, एलोट्रोपी शो करते हैं, एलोट्रोप्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्यों सॉरी नहीं बनाते हैं, सॉरी वेरी सॉरी, ये तीनों बनाते हैं। इसके पीछे क्या है? सबसे पहली बात कि बिस्मथ तो इसलिए नहीं बना पाता क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। बिस्मथ का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल ज्यादा होता है और वो कौन सा होता है? +3। ये कल 1 घंटा लगाया था मैंने इसी बात पर आपको समझाने के लिए, दैट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिस्मथ +5 दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, हालांकि नाइट्रोजन करता है। तो बिस्मथ फेल्स इन दिस, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने में नहीं रहता। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट बिस्मथ की +3 स्टेट ही ज्यादा स्टेबल होती है। तो बिस्मथ जो है वो आपका इस तरीके से, जो अपन बात करें बिस्मथ, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, बिस्मथ जो है वो आपका ये एलोट्रोपी शो नहीं करता। फिर नाइट्रोजन क्यों नहीं करता? नाइट्रोजन के तो काफी ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, तो नाइट्रोजन का कैटिनेशन शो नहीं कर पाता। देखिए, कैटिनेशन के लिए क्या जरूरी होता है कि एलिमेंट जो है उस एलिमेंट का सिंगल बॉन्ड आपस में जो खुद वो बनाए वो स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड काफी वीक होता है। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे? नाइट्रोजन तो छोटे छोटे एटम है। आमतौर पे हमारी सोच क्या है? हमारी सोच यह है कि एलिमेंट टू एलिमेंट अगर बॉन्ड, एटम का साइज अगर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो फिर नाइट्रोजन का तो बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, नाइट्रोजन का वीक कैसे कह रहा हूं मैं? वीकेस्ट कैसे कह रहा हूं? ठीक है, तो इसमें इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये होता है कि जब आप नाइट्रोजन को लेकर आते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके ऊपर क्या होते हैं? अब ये लोन पेयर तो झगड़ालू बंदे हैं, झगड़ने वाले लोग हैं लोन पेयर, ठीक है ना। तो क्या होता है कि लोन पेयर अगर झगड़ने वाले बंदे पास पास आ जाए तो क्या होगा? लड़ाई करेंगे ही वो, ठीक है ना। तो ये लोन पेयर इतने करीब आ जाते हैं, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अनशेड इलेक्ट्रॉन्स हैं सौरभ, इतने पास आ जाते हैं कि वो
झगड़ते हैं तो क्या होता है, सारा सिस्टम क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता, इसीलिए नाइट्रोजन क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, डायटोमिक होता है। और कोई सा भी इनमें से ऐसे ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता। सिर्फ नाइट्रोजन की मजबूरी है कि ये जो इस पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इनके रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फास्फोरस में नहीं होता ऐसा। ऐसा नहीं कि उसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है नहीं, लेकिन क्या फास्फोरस का साइज बड़ा है ना, तो ये झगड़ालू बंदे दूर दूर होते हैं, तो ये ज्यादा अपना इंपैक्ट नहीं डाल पाते। तो इस कारण से फास्फोरस का सिंगल बॉन्ड फिर भी स्टेबल होता है। फास्फोरस पॉलीमर बनाता है, मतलब कैटिनेशन शो करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि एलोट्रोपी के लिए आपको पॉइंट्स में बताना चाहिए, एलोट्रोपी के लिए दो नेसेसरी कंडीशंस है, एक तो कैटिनेशन और दूसरा वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। तो दोनों की, इनमें फर्स्ट और लास्ट मेंबर एलोट्रोपी शो नहीं करते, बीच वाले तीनों शो करते हैं। फर्स्ट वाले की लिमिटेशन क्या है कि वो कैटिनेशन शो नहीं कर सकता क्योंकि उसका सिंगल बॉन्ड वीक है, और लास्ट वाले की लिमिटेशन क्या है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर सकता क्योंकि इनर्ट इफेक्ट के कारण उसकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, एंड दैट इज ऑफ +3। समझ आती है मेरी बात? ठीक है, तो ये चीज जो है आपको इसमें ध्यान रखनी है। सिंगल बॉन्ड वाला समझिए आप, नाइट्रोजन का ये अब एक एक्सेप्शन सी चीज है ना। हम नॉर्मली देखिए, हम नॉर्मली क्या सोचते हैं कि एलिमेंट्स जब बॉन्ड बनाते हैं, मतलब मान लो सेल्फ लिंकेज भी करते हैं, खुद से जुड़ते हैं, तो जितना छोटा बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है। बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। एक सेकेंड, एक काम कर इसको, हर तरफ से इस पे रिफ्लेक्शन आता ही बोर्ड पे ना। सही इलाज नहीं समझ आता। चलो, तो ये जो नाइट्रोजन है ना, जब किसी भी अगर अपन मान लो बॉन्ड बनाते हैं, जैसे मान लो कोई भी दो एलिमेंट के अगर बॉन्ड होते हैं, तो हमने नॉर्मली क्या पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल ट्रेंड यही है। बड़ा बॉन्ड, अब जैसे आप दो दोस्त हैं, अगर आप में बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो आमतौर पर आप साथ साथ में बैठते हैं, और अगर आप दो दोस्त हैं ठीक ठाक है, आते हैं मेरे पास, यहां मान लो आते हैं, आप हेलो हेलो करके जाते हैं, तो दूर दूर बैठते कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बॉन्डिंग जो जो रोज साथ में बैठते हैं, मुझे आपकी बॉन्डिंग तोड़नी है, बॉन्ड लेंथ कम है आपकी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, मैं को तेरे बारे में ऐसे कह रहा था, तो आप जल्दी से मानोगे नहीं, वो मेरे बारे में ऐसा नहीं कह सकता, ठीक है ना। मुश्किल आएगी मुझे बॉन्ड तोड़ने में, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है। और जिससे हायल होती है वो दूर बैठकर हो, जिससे अच्छा हो मेरे बारे में ऐसे कहता, उसको तो मैं ढंग से जानता भी नहीं, उसने ऐसे कैसे कह दिया, ले भाई तो अपने रास्ते में अपने रास्ते, आसान है ना। नॉर्मली तो यही होता है, नॉर्मली यही होता है कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। लेकिन जब हम इनमें बात करते हैं तो नाइट्रोजन में ऐसे ही आपको ऑक्सीजन की सिंगल बॉन्ड वीक मिलेगी, ऐसे ही फ्लोरीन की सिंगल बॉन्ड लेंथ वीक मिलेगी। ये ट्रेंड आपको 15, 16, 17 तीनों के पहले मेंबर में मिलेगा कि इनका सिंगल बॉन्ड वीक है। सिंगल बॉन्ड वीक होने का कारण क्या हो जाता है कि जब ये पास आते हैं ना, मतलब छोटे होते हैं ना ये एटम्स, तो इनके जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये बहुत ज्यादा रिपेल करने लगते हैं। तो इनके रिपल्शन से सारा इसका सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है और ये बड़ी आसानी से टूट सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप सोचें भी नाइट्रोजन 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 ऐसा कुछ बना ले, ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, फॉस्फोरस के केस में क्या, क्योंकि क्या होगा कि नाइट्रोजन ऐसा बनाना चाहेगा तो इस पे क्या होगा, ये ऐसे लोन पे आएंगे पास, ये एक दूसरे को मारेंगे धक्का, टिकने नहीं देंगे, चीज को स्टेबल नहीं रहने देंगे, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि नाइट्रोजन के पास इलाज क्या है कि वो तीन तीन बॉन्ड मिलकर एक दूसरे को होल्ड करते हैं, तब जाके कहीं वो, तो अकेला नाइट्रोजन ही डायटोमिक है, बाकी कोई डायटोमिक नहीं है इसके अंदर, सारे पॉलीमरिक है, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन में क्या होता है, फास्फोरस में क्या होता है, फास्फोरस का एक एलोट्रोप होता है व्हाइट फास्फोरस, वो ऐसे होता है, P4 सुना हुआ है ना आपने, हालांकि अभी ये सिलेबस में से कट गया है, इसका डिटेल्स अपने पास, तो डिलीटेड सिलेबस में है, पर P4 ऐसे होता है, एक एलोट्रोप ये होता है, ठीक है। अब इसमें क्या, इसके लोन पे इतने दूर दूर होते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी को ज्यादा असर नहीं पड़ता क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। ये ऐसे पॉलीमेरिक भी होता है, मतलब एक रेड फास्फोरस इसका एलोट्रोप होता है, रेड और व्हाइट फास्फोरस, उसमें तो पॉलीमर बनते हैं, बीच का बॉन्ड टूट जाता है और ये आगे फिर ऐसे ऐसे और P4 से जुड़ता चला जाता है।
रेड फास्फोरस होता है ऐसे, ये पी 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 इस तरीके से, ये आगे से आगे जुड़ता चला जाता है, ये ऐसे। ये चलती चली जाती चेन, इसको रेड फास्फोरस बोलते हैं, पॉलीमेरिक होता है, काफी सारी यूनिट्स होती हैं। तो ये रेड और व्हाइट फास्फोरस चिंता मत करो, सिलेबस में नहीं है, बट अपने को पता होना चाहिए भी इसमें सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ में ठीक होता है, नाइट्रोजन नहीं कर पाता ऐसा। इस तरह की कैटिनेशन, अभी कैटिनेशन होगी ना एक तरह की, ये कैटिनेशन जो है नाइट्रोजन के बस की बात नहीं। समझ आ रही मेरी बात? तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डिफर्स, नहीं सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया इधर, सॉरी। एक्सेप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मथ ऑल द एलिमेंट्स शो एलोट्रोपिक। रीजन, nitrogen does not show allotropy because of its small size and high electronegativity. The single N-N bond is weaker than PP bond because of high interelectronic repulsion among non-bonding electrons due to the small bond distance. छोटे डिस्टेंस के कारण जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत पास पास आ जाते हैं और वो रिपेल करते हैं, इसीलिए नाइट्रोजन जो है वो उसका सिंगल बॉन्ड वीक होता है। ये कहते हैं द फैक्टर्स विच फेवर एलोट्रोपी इन एन एलिमेंट आर, नंबर 1 कैटिनेशन। कैटिनेशन समझते हो ना वैसे आप? आपने तो पढ़ा हुआ है ना 10th क्लास में, क्या होता है कैटिनेशन? कौन से चैप्टर में पढ़ा हुआ है? कार्बन में, कार्बन 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 की चेन बनती है तो वो कैटिनेशन कहलाती है। ठीक है, तो कैटिनेशन सेल्फ लिंकेज। दूसरा रीजन होता है एबिलिटी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब देखिए जैसे आपको बताया था मैंने कल, इनर्ट पेयर इफेक्ट में जैसे मान लो जैसे आपका एंटीमनी है तो उसको दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कौन कौन सी करता है, +3 और +5, तो इस तरह से वेरिएबल होगी ना इस तरीके से। तो यहां पर ये क्या कहते हैं, नाइट्रोजन हैज एटॉमिक नंबर 7 एंड its electronic configuration is 1s2 2s2 2p3. This clearly indicates that nitrogen has a stable half-filled electronic configuration because of which it is quite inert. Moreover, more importantly, it is small in size and does not have vacant orbitals to expand its valency. As a result, it neither shows catenation nor exhibits variable oxidation states. Therefore, it does not show allotropy. Bismuth, due to its inert pair effect, does not exist under variable oxidation state and hence does not show allotropy. Bismuth में कौन सा oxidation state होता है normally? +3, एक ही तरह का होता है, G-2। बताया था G-2 कल, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। देखो जब मैं आपको जीआईसी इसके मैंने बोला था, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस टाइम पे मैंने आपको रेडॉक्स से लिंक कुछ बातें बताई थी। किसी एलिमेंट का रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होता है मिनिमम टू मैक्सिमम, ठीक है? क्यों भी दिव्या बताएंगे? जैसे नाइट्रोजन है, इसका अपने कंपाउंड से मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है? हाँ जी, 25 -3 टू +5। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है -3 और मैक्सिमम हो सकता है +5। कैसे निकाला आपने? क्यों भी याद, कैसे पता लगा इसको? है नाइट्रोजन के का एटॉमिक नंबर है 7, डिस्ट्रीब्यूशन है 2 और 5, 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर गेन कर सकता है तो मैक्सिमम कितने गेन कर सकता है? 3। उस हिसाब से मेरा -3, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है -3 और लूज कर सकता है सारे के सारे पांचों के पांचों, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? +5। तो ये 15th ग्रुप का कोई भी मेंबर अपने किसी भी कंपाउंड में +5 से ऊपर और -3 से नीचे का ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करेगा। फर्स्ट 30 एलिमेंट सबको याद है, होने चाहिए ना? फर्स्ट 20 तो याद होंगे। क्यों अभिषेक, याद है? पक्का सुना दे। बोलना नहीं आता, बोल दे। शर्म आ रही किससे? याद तो करने पड़ेंगे वरना फिर कैसे? ठीक है ना, याद है? लिख के बता देंगे, लिख दो। चलो जाते टाइम बता देना मुझे, धीरे से बता देना, ठीक है? हाँ, तो अब देखो क्या है, the common oxidation states of these elements are -3, +3 and
+5, ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन है। अब देखो ये लाइन है, द टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आप बस इतना ही पढ़ो, आगे मत पढ़ो। द टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। आप मेरी बात समझना कि मेरा टारगेट है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन कराना। आगे रिएक्शन आएगी ना, डेटा आएगा, वहां पर मैं ज्यादा रुकूंगा, मैं पढ़ दूंगा भी हाँ ठीक है ये बात है, बाकी रट्टे मारो। लेकिन ये चीजें समझने वाली, और ये थॉट प्रोसेस है, सवालों का कोई अंत नहीं है। आपको रीजनिंग बेस्ड में एक प्रॉपर रीजन आपके दिमाग में अपने आप क्लिक करना चाहिए। मैं कहता हूं इन एलिमेंट्स में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी नीचे जाते हुए कम होती जाती है। तो आपका दिमाग क्या कहता है, क्यों हो जाती है, क्यों शिखर? अच्छा, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऐसे हर बार यही तो गड़बड़ होती है, हम सोचते हैं हमने सही करा, फिर आंसर वहां गलत होता है। -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने, अब इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब -3 तो है ही नहीं ना कहीं पर भी। मैं +3 या +5 की बात नहीं कर रहा, मैं -3 की बात कर रहा हूं। नीचे वाले इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्यों भी लोकेश क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेटल जो होते हैं वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। आपको बात को मतलब पिन पॉइंट पकड़ना है, तब बात बनेगी कि मेटल जो है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। ऊपर वाले नॉन मेटल नीचे जाते हो तो प्योर मेटल है। पहले दो आपको बताया था मैंने, पहले दो नॉन मेटल है, फिर उसके बाद मेटलॉइड है, उसके बाद दो प्योर मेटल्स है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करेंगे ही नहीं। समझ आई मेरी बात? ठीक है शिखर, है ना? तो ये इस तरीके से आपको पिन पॉइंट बात करनी आनी चाहिए। तो ये क्या कहता है, in fact the last member of the group bismuth hardly forms any compound in -3 oxidation state, reason due to increase in size and metallic character। metallic character बढ़ने के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट आता है stability of +5 oxidation state decreases down the group, the only, मतलब ये अलग अलग पॉइंट्स आ गए, हर चीज अपने आप में एक सवाल है और उसका जवाब है, मतलब एक ऑब्जर्वेशन है और उसका आंसर है। आपके पास assertion रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। assertion आ जाएगा जैसे जो स्टेटमेंट लिखी और रीजन में जो मैंने यहाँ रीजन लिखा हुआ, तो पिन पॉइंट रीजन होना चाहिए। जैसे आपके पास आ गया कि अगर जैसे मान लो ये आ गया assertion रीजन में, assertion आया ग्रुप इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स द टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो ये एक assertion आ गया। अब रीजन लिखा हुआ है दिस इज ये दे शो इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब क्या आंसर होगा इसका? है मतलब सी। अब ये और बात आपको बताऊं, जैसे ये assertion रीजन की प्रैक्टिस जो शुरुआत है ना, ये अपने एग्जाम्पलर में मिलती है। एग्जाम्पलर की बुक आती है तो कोई बुक उठाओगे आप तो उसमें क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर रखी है, एग्जाम्पलर में assertion रीजन है। अब अपनी जो assertion रीजन है ना, उसमें क्या है, कई जगह पर ऐसे कर रखा है, 11th वाली में भी ऐसे कर रखा है कि ना क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन जो आपके वो उलट पुलट करके दिए हुए। समझे मेरी बात को? अपने दिमाग में क्या है, assertion रीजन की जो प्रैक्टिस करी है, ए assertion is correct, reason is correct, and reason is correct explanation. B not a correct explanation. C assertion correct, reason wrong. D assertion wrong, reason correct. लेकिन उसमें क्या उल्टा पुल्टा कर रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है assertion correct, reason wrong। अपने तो आप देखा ना था, अपने को लगा भी ये, अपने तो ए लिख दिया उसके अंदर। वो एज वाला जो ऑप्शन नॉर्मली होता है डी पे लिखा हुआ, फिर क्या करोगे? आपको ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है ना? पिछला टेस्ट मैंने 11th में जो लिया उनके साथ धोखा हो गया बेचारे के साथ। वो क्वेश्चन दिया और उसके नीचे मैंने हर क्वेश्चन नीचे हर बार मैंने उसके 4 ऑप्शन दिए और उल्ट उल्ट करके दिए, यही 4 ऑप्शन। जरूरी थोड़ी है पहला ऑप्शन यही हो हमेशा कि assertion is correct and reason is correct and its correct explanation। वो मैं सी पर भी तो लिख सकता हूं, तो वहां सी चूज करोगे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? तो ध्यान से पढ़ लेना। ये भी हो सकता है कि एक बार, अच्छा कईयों में ऐसे होता है कि ऑप्शन में यही होता है कि बोथ आर करेक्ट या बोथ आर रॉन्ग, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देख लेना चाहिए भाई। अपने कई बार ना जल्दी जल्दी में assertion रीजन में जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है ना वो पढ़ते ही नहीं, वो गलत हो जाता है काम। ठीक है, तो अभी जो अपन क्वेश्चन कर रहे थे, इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स द टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस ऑन द ग्रुप। assertion रीजन दिया और दे शो इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो क्या ऑप्शन बोलेंगे? एबीसीडी मत बोलो आप, एक्सप्लेनेशन दो। हाँ जी, इट इज नॉट दी करेक्ट। दोनों बातें सही हैं। और मैं आपको एक और तरीका बताऊं assertion रीजन को सही करने का, एक सिंपल सा एक ट्रिक है। assertion को एक क्वेश्चन की तरह बना लो, जो भी assertion लिखी हुई है उसको आप उसके आगे वाई लगा लो, उसका क्वेश्चन क्रिएट करो। वाई
जैसे अगर मैं बोलता एसर्शन लिखी हुई है द टेंडेंसी टू शो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, तो आप वो स्टेटमेंट ऐसी लिखी होगी, आप उसका क्वेश्चन बनाओ कि वाई, फिर देखो क्या उस वाई का रीजन सही रीजन है क्या। अगर उस वाई का रीजन सेट आता है एग्जैक्टली वही है तो ठीक है, अगर वो स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन आपके हिसाब से एग्जैक्ट नहीं है तो आप क्या बोलोगे, भाई दोनों चीजें सही है मगर एक्सप्रेशन सही नहीं है, वरना आप जज कर सकते हो भाई क्या सही है क्या गलत। एम्स के क्वेश्चन पेपर में बहुत पुराने टाइम से पैटर्न आता है असर्शन रीजन वाला, तो इट हेल्प्स यू टेक डिसीजन लेना आपने इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये वो ऐसा पोर्शन है जो आप थ्योरेटिकल आपको ज्यादा ग्रिप रखनी पड़ेगी जिसके अंदर, ठीक है। अच्छा बिस्मथ अपन जो पढ़ रहे हैं यहां पर द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्यों भी क्वेश्चन, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी नीचे जाते हुए घट जाती है, क्यों, ये होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। +5 की जगह कौन सा स्टेबल होता है दीपा बताएंगे आप, हैं +3 G-2 ज्यादा स्टेबल हो जाता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनफैक्ट वो कहता है कि the only well characterized Bi5 compound is BiF5। ये तो आप समझते होगे ना, Bi5 ऐसे लिखना क्या मतलब है, ये रोमन न्यूमरल्स को क्या बोलते हैं, स्टॉप नोटेशन बोलते हैं इसको, जिसमें आप क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर जैसे इसको मतलब Bi+5 है, तो ये और ये एक ही बात है, ये दोनों एक ही चीज है, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कहता है कि बिस्मथ का पेंटाफ्लोराइड अकेला ऐसा है जो एग्जिस्ट करता है, मतलब जिसमें बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी और कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है, सिर्फ एक फ्लोरीन इतना ताकतवर है कि बिस्मथ के 5 इलेक्ट्रॉन निकाल सके, बाकी और किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। तो द ओनली वेल कैरेक्टराइज्ड Bi5 कंपाउंड इज BiF5। रीजन द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड दैट ऑफ +3 स्टेट इंक्रीजेस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसके बाद है नाइट्रोजन एग्जिबिट्स, मतलब अब देख लो सब चीजें आपके पास पॉइंट्स में लिखी हुई है, आपको हर पॉइंट याद करना है, समझना है, ठीक है, याद करने ज्यादा समझना जरूरी है। नाइट्रोजन एग्जिबिट्स +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आल्सो व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। Phosphorus also shows +1 and +4 oxidation states in some oxo acids। oxo acids किसको बोलते हैं, ऐसे एसिड जिनमें ऑक्सीजन हो, जैसे क्या होता है एसिड, जैसे वैसे तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है मतलब कोई, लेकिन आपको एक तरह से वोकैबुलरी आपकी बढ़ानी चाहिए आपको, भाई दो तरह एसिड्स को ना दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो होते हैं बाइनरी एसिड्स और एक होते हैं ऑक्सो एसिड्स। बाइनरी का मतलब होता है जिसमें सिर्फ मतलब ऑक्सीजन नहीं होता, दो कंपोनेंट होते हैं, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, इस तरह के। ऑक्सो एसिड नाम से पता लगता है इसमें साथ में क्या हो, ऑक्सीजन हो, जैसे H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, इस तरीके से ये क्या कहलाते हैं आपके ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। सिंपल है, बात समझ आ रही है। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है इसमें। तो इन केस ऑफ नाइट्रोजन all oxidation states from +1 to +4 tend to disproportionate in acid solution। disproportionate, disproportionation का मतलब क्या होता है प्रियंका बताएंगे, नाम सुना हुआ है कभी, नहीं सुना हुआ, क्यों भी अंजलि, व्हाट डू मीन बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कभी नाम सुना हुआ है जी, शाबाश बोलो, क्या कह रही है, जिनका डिस्प्रोपोर्शनेशन जिनका प्रोपोर्शन सेम ना हो, ठीक है। तो क्यों यार डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, अब इसने एक तो बोल ही दिया, अब तेरे लिए मुश्किल बढ़ गई, सेम टू सेम, ये तो मैंने सोचा नहीं था, तो ये भी जवाब दे सकता है, ठीक है। देखो आप जैसे कितनों को पता है, हाउ मेनी डू यू नो, हाउ मेनी ऑफ यू नो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, 1 2 3 4 5 ओके, ठीक है, बताओ अर्चिता। जो रिएक्शन में एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों, बिल्कुल। देखो क्या होता है नॉर्मली रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा क्या होता है रिड्यूस, एक ऑक्सीडाइज होता है दूसरा रिड्यूस होता है। भी आप कोई भी केमिकल रिएक्शन जो रेडॉक्स है उसमें आपने इतना तो पढ़ा ही हुआ है
अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़े तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर रिड्यूस हो तो क्या होता है? ठीक है। अब जैसे नॉर्मली कोई भी रिएक्शन आप लिखते हो, जैसे मान लो आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट में रखा, तो क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu, है ना? ये आपने पढ़ी हुई है। इससे बनेगा FeSO4 प्लस Cu। इसमें क्या होता है? ये 0 होता है, ये +2, ये यहां पर भी ये +2 हो जाता है और ये 0 हो जाता है ना? इसमें आयरन जो है उस पर ऑक्सीडेशन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कॉपर सल्फेट पर रिडक्शन हुआ, क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आमतौर पर रिडक्स रिएक्शन में क्या होता है? एक चीज ऑक्सीडाइज होती है, दूसरी क्या होती है? रिड्यूस। लेकिन कभी कभी कोई रिएक्शन होती है इसमें सेम ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है और वही रिड्यूस होता है, उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे जैसे आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर आप सनलाइट का एक्सपोजर देते हैं तो टूटकर H2O प्लस O2 बना लेता है। मैं बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहा यहां पर। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन होता है -1, वाटर में होता है -2 और O2 में क्या होता है? 0। तो ये H2O2 ही यहां पर रिड्यूस हुआ और H2O2 ही यहां पर क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। सच ए रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऊपर लिख लो, अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। कॉपी में लिखना है कॉपी में लिख लो, नोट्स में लिखना है नोट्स में लिख लो, एक दो लाइन लगेंगी। अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन in which, clear? A disproportionation reaction is a redox reaction in which the same substance is oxidized as well as reduced. The same substance is oxidized as well as reduced. ठीक है? आपको मैं बता दूं कि पी ब्लॉक का अकेला पी ब्लॉक 10 मार्क्स का आएगा अभी 35 में से। पी ब्लॉक 35 में से 10 मार्क्स का आएगा, so don't take it lightly. ठीक है? टेंशन से करने की जरूरत है इसको। परसेंटेज तो आप ही निकाल सकते, 10 आउट ऑफ 35 कितना होता है? 30% है? कितना होता है? नॉन मेडिकल तो आपके पास है, ये भी प्रॉब्लम है। नॉन मेडिकल ले लो तो खून पीते रहते हैं लोग, है ना? तो क्या चीज बंद कहां से होगा? ठीक है, तो अब देखो क्या है यहां पर, ये क्या पढ़ रहे हैं हम? इन द केस ऑफ नाइट्रोजन all oxidation states from +1 to +4 tend to disproportionate in acid solution. फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक रिएक्शन दिया हुआ है, अब ये रिएक्शन है ना, ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है हमारे पास। सबसे पहला रिएक्शन आता है, आपको करना क्या चाहिए? आपको ना रिएक्शंस की एक लिस्ट बनानी चाहिए, ठीक है? और उनको ये जरूर है कि आप बैलेंसिंग की टेंशन मत लो, बट आप ये याद, क्योंकि बैलेंसिंग की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि रिएक्शन तो आपके पास एमसीक्यू आएगा, लिखी हुई आएगी, है ना? लेकिन आपको प्रोडक्ट याद होने चाहिए। प्रोडक्ट आप याद रखो, जैसे यहां पर ये HNO2 है, तो इंक डाल हैं जी? हाँ जी, gives HNO3 प्लस H2O प्लस NO। आप तो जैसे अगर मान लो रिएक्शन याद करनी है, बैलेंसिंग को छोड़ो, आप तो ये याद करो भी क्या क्या है। ये क्या होता है? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड से क्या बना? नाइट्रिक एसिड, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। अब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्यों विदर्शिता, समझा सकते हैं कैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन है? आप बताएंगे? आप बता दीजिए, बोलो।
कैसे पता लगा आपको? कैसे पता लगा आपको? अच्छा अच्छा, इधर से, अच्छा आपने ऑक्सीजन इधर से वो ये पकड़ लिया आपने बात, है ना? इधर से ऑक्सीजन कम हो गया, हाइड्रोजन भी तो कम हो गया, फिर इसमें आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। वो ऑक्सीजन का लॉस और गेन, हाइड्रोजन का लॉस और गेन, वो तो थोड़ा सा क्या होता है, जब हमें थोड़ा बहुत आपको लूडो खिलानी होती है ना 10th क्लास, तब बताते हैं। बेसिकली आपको क्या देखना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर देखें अपने, यहां पर आएगा आपके पास +3, ठीक है, यहां पर क्या आएगा +5, यहां पर क्या आएगा +2। इस तरह आप प्रूव करोगे। देखो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन है रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है, और ये क्या हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हुआ। तो बेसिकली ऑक्सीजन से तो गफलत में रह जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी, ये नहीं अप्लाई कर रहे हैं, अप्रोच अब गलत है। अपने को जो मेन अपना एलिमेंट है ना, सेंट्रल एटम जो है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखना है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाई +1 से +4 तक का कोई भी कंपाउंड हो नाइट्रोजन का, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर सकता है। तो ये जैसे नाइट्रस एसिड है HNO2, देखो एसिड के नाम में भी अस और एक आते हैं, आपको शायद ये बात 10th में भी समझाता होता हूं मैं। जैसे नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड है, जैसे तो अस एसिड जो होता है ना, उसमें ऑक्सीजन कम होते हैं और एक एसिड में ऑक्सीजन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। जैसे H2SO3 वो क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड, और H2SO4 वो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये अस एसिड और एक एसिड, ये जो सफिक्स लगते हैं, इनका भी एक तरीका है, मतलब होता है इनका कि कम ऑक्सीजन में अस एसिड आता है और ज्यादा ऑक्सीजन में एक एसिड आता है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब आयंस बनते हैं ना, जैसे नाइट्रस एसिड का आयन बनेगा NO2 और नाइट्रिक एसिड से क्या बनेगा NO3। तो अस एसिड वाले जो आयन होते हैं ना, उससे आयन के नाम में सफिक्स आता है आइट, और एक एसिड वाले जो आयंस बनते हैं उसमें सफिक्स आता है एट। ये कहलाएगा नाइट्राइट और ये कहलाएगा नाइट्रेट। अब जैसे ये H2SO3 है, सल्फ्यूरस एसिड, तो SO3 नेगेटिव, ये क्या कहलाता है, सल्फाइट, और H2SO4 से जो बनेगा SO4 नेगेटिव, ये क्या कहलाएगा, सल्फेट। ठीक है ना, ये इस तरीके का, जैसे आपका कोई भी एसिड ले लो, मान लो एसिटिक एसिड भी ऑर्गेनिक में जाते हैं, तो एसिटिक एसिड से जो आयन बनता है उसको आप क्या बोलते हो, एसीटेट। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब ये एक इंफॉर्मेशन है, आपको याद करनी, पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी इसके अंदर, ये थोड़ा आप ध्यान रखना। और मजे की बात यह है कि मेरा काम कम, आपका ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि आगे आगे मेरी ताकत अभी ज्यादा लग रही है, बाद में सिर्फ रीडिंग है। हाँ भाई ये होगी रिएक्शन, ओके ये याद कर लेना, ये होगी रिएक्शन, हाँ भाई ये याद कर लेना, तुम्हारा हो जाएगा दिमाग खराब, ठीक है। लेकिन मेरा काम जो है वो है आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड साउंड करना, ठीक है। तो वो देखते हैं अपने। Similarly, in case of phosphorus, nearly all intermediate oxidation states disproportionate into +5 and -3 both in alkaline acid. However, +3 oxidation state in case of arsenic, antimony and bismuth become increasingly stable with respect to disproportionation. क्यों +3 ज्यादा स्टेबल होने लगता है, वो डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करता, इनर्ट, वो कहता है जो मैं हूं वो ठीक हूं, ठीक है। हाँ जी, क्या हो गया, फैन कर दो बंद, स्विच तुम्हारे, स्विच बोर्ड तुम्हारे पास है, सबसे लास्ट वाला होगा मेरे ख्याल, ठीक है। उसके बाद आता है नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, ठीक है। क्यों खुशार है, कोई कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, सुनना मेरी बात को ध्यान से पड़ेगा, ऐसे कैजुअल अप्रोच से फिर गड़बड़ हो जाएगी। कोवेलेंसी मैंने बताया पहले, मैंने जो जीआईसी बोला, हाँ सौरभ शाबाश बताओ। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, एक एटम जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वो उसकी कोवेलेंसी होती है। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन की हो सकती है 4। क्यों हो सकती है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास बॉन्ड बनाने के लिए इतने ही ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, 4 से ज्यादा बॉन्ड ही नहीं है इसके पास।
इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, वो जैसे अमोनियम में होती है। देखो आप क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन की अगर आप बात करें तो नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3, ये होता है। ठीक है, अब जब आप बात करते हैं अमोनिया, हाइब्रिडाइजेशन निकालना जानते हो, अमोनिया में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? आप मुझे अमोनिया में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन और कोवेलेंसी, और अमोनियम जो कैटायन होता है उसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन और कोवेलेंसी बता सकते हैं? दो चीजें, हाइब्रिडाइजेशन और कोवेलेंसी, दो चीजें बतानी है आपको। बोलो। नहीं, एक मिनट, दृष्टिका से बात कर रहे हैं। आप कुछ बोले तो थे, गायत्री मंत्र बोले थे, कुछ तो बुलबुलाए थे, हैं? हाँ बताओ। शाबाश, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से हाइब्रिडेशन निकलती है, बिल्कुल सही बात है। sp2, नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से एक लोन पेयर रह जाता है और 3 क्या बनाते हैं? बॉन्ड पेयर। तो 3 सिग्मा और 1, तो हाइब्रिडेशन के अंदर 1 s और मतलब 3, आपको टोटल 4 ऑर्बिटल चाहिए, है ना? तो 4 की मिक्सिंग से हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp3। अमोनिया में हाइब्रिडेशन होती है sp3, अमोनियम होता है ये, इसमें क्या होता है, बेचारा एक गरीब H पॉजिटिव आता है तो ये अपने ये लोन पेयर्स का शेयर कर लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड के बराबर है। तो नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन बताइए? sp3, अभी भी sp3 है। अमोनिया हो चाहे अमोनियम हो, दोनों में हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। लेकिन कोवेलेंसी यहां पर कितनी है और यहां पर कितनी है? ठीक है ना? यहां पर हाइब्रिडेशन में तो क्या हुआ, ये मिक्स हो गया ऑर्बिटल्स, ये 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। हाइब्रिडाइजेशन का नियम है कि जितने प्योर ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो एक s और 3 p मिक्स हुए तो आपके पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। हर एक का नाम क्या है? sp3 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 sp3, जिसमें से अमोनिया में 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, एक क्या लोन पेयर रह जाता है, और अमोनियम में लोन पेयर भी हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। हाइब्रिडाइजेशन समझते हो ना? क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? आपने यस बोला अभी नहीं, होता क्या हाइब्रिडाइजेशन? कुछ भी आइडिया, जो भी आपको आइडिया हो। हाँ जी ईशांत। जब बॉन्ड बनाने के लिए बस जेम्स बॉन्ड ध्यान है अपने सबको, हैं? क्यों भी कुनाल? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये जैसे मैंने आपको बताया भी था, चटनी बनाते हो आप, चटनी में आपने धनिया डाला, टमाटर डाला, अदरक डाला, पुदीना डाला, 4 चीजें आपने डाली, तो चारों का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना? हर चम्मच में आपको, हर बाइट में चारों का टेस्ट आएगा, वही सीन है यहाँ पर। तो ये 4 अलग अलग चीजें अलग अलग स्वाद वाली मिक्स कर दी आपने, तो ज्यादा मिक्स होंगे तो ज्यादा क्वांटिटी बन जाएगी, कम होंगे तो जितने प्योर ऑर्बिटल मिक्सिंग में आप लेते हैं उतने हाइब्रिड होते हैं। इनमें एनर्जी का गैप होता है, लेकिन इनमें एनर्जी का गैप नहीं होता। ठीक है, तो कोवेलेंसी जो है, अब नाइट्रोजन के पास इससे ज्यादा, 4 से ज्यादा बॉन्ड अवेलेबल नहीं है, क्या करें? तो अधिकतर को मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या हो सकती है इसकी? 4। लेकिन इसके जो हायर मेंबर्स हैं इसी ग्रुप के, हायर कॉन्जीनियर्स, जैसे मान लो फास्फोरस है, अब फास्फोरस में क्या एडवांटेज है फास्फोरस को, कि फास्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। ये तो आपको पता होगा डी ऑर्बिटल कौन से शेल से शुरू होते हैं? क्यों भी सृष्टि बताएंगे? आपका क्या नाम है? कशिका। ठीक है, 4th ऑर्बिटल से शुरू होते हैं, 4th शेल से शुरू होते हैं, 4th ऑर्बिटल से शुरू होते हैं। देखो क्या होता है, एटम में अरेंजमेंट ऐसे होता है, जब आपके पास n=1 होता है तो सबशेल का नाम होता है 1s। उसमें एक ही, आप अंग्रेज ज्यादा है तो आप ऑर्बिटल बोलते हैं, मैं तो हिंदी में ऑर्बिटल बोलता हूं। ठीक है, तो ये आपके पास 1s होता है इसके अंदर। दूसरे में क्या होता है? n=2, सेकेंड शेल।
तो सेकंड शेल में आपके पास दो इस सब शेल आते हैं 2s और 2p। इसमें ऑर्बिटल्स आपके पास ये होते हैं 2s में 1s और 2s को तो वही नाम बोलते हैं, 2p को इसको बोलेंगे 2px 2py 2pz। थर्ड शेल में हर नए शेल में आपको पता है एक सब शेल नया आ जाता है। यहां पर क्या होगा 3s 3p 3d। थर्ड शेल में 3d सबसे पहले आता है। फोर्थ शेल में 4f आ जाएगा। फिफ्थ शेल में एक g आ जाएगा। ऐसे बढ़ते चले जाते हैं और ये सारा का सारा n इक्वल टू ये तीसरा शेल है। इसमें ऑर्बिटल्स जो आप बनाते हैं इसमें तो एक ही होता है। p में आपके पास होते हैं 3 px py pz और d में होते हैं आपके पास 5 होते हैं dxy yz zx x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और z स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपका एटॉमिक जो मतलब अरेंजमेंट है इस तरीके से होता है। तो अभी क्या होता है फास्फोरस की बात करते हैं तो 15 होता है ना, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 होता है, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 ये होता है। ये फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब नाइट्रोजन के पास बेचारे के पास प्रॉब्लम क्या थी कि उसके पास था ऐसे 2s2 2p3। अब आप चाहो कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इतना दूर यहां है, वो संभव नहीं है। तो इसलिए नाइट्रोजन के पास हम कहते हैं नाइट्रोजन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, तो वो एक्सपेंशन शो नहीं कर सकता। उसकी लिमिट है, वो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट शो नहीं कर सकता। इनफैक्ट आपके सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट्स 8 से ज्यादा बॉन्ड नहीं मतलब इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद वाले सारे सक्षम है। क्यों? क्योंकि अब ये खाली जगह हो गई ना। अब क्या होता है जब फास्फोरस के पास दूसरे एटम, ये फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, फास्फोरस के पास दूसरे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने एटम्स बॉन्ड बनाने के लिए आते हैं, तो फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चला जाता है, ये वाला। यहां से यहां ट्रांजिशन तो आसान है, अपने अपने घर के अंदर ही घूमने वाली बात होगी ना, वो पॉसिबल है। तो 5 जगह पर आप देखो 1 2 3 4 5, तो 5 बॉन्ड बना सकता है। इस तरह से क्या हो सकता है pf5, और ये मिक्स हो जाते हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन कौन सी होगी sp3 और d। फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड में ऐसे होता है। लेकिन अभी ये भी हो सकता है एक आयनिक फॉर्म में, जैसे ये तो इसका मॉलिक्यूल हो गया, आयनिक फॉर्म में ये मैक्सिमम pf6 नेगेटिव तक जा सकता है, यानी एक और डी ऑर्बिटल दे सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ये देने के लिए तो इसके पास नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी ये जो आपके इनफैक्ट नाइट्रोजन के बाद वाले एलिमेंट्स मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी शो कर सकते हैं 6 तक शो कर सकते हैं, जबकि नाइट्रोजन कितनी शो करता है मैक्सिमम 4। ये अंतर होता है भाई। आप जो ये आपके पास जो बनेगा ये 4 तो 5 तो इसके पास कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे फ्लोरीन एटम के साथ। कैसे कि भाई एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड बना लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन छठा ऑर्बिटल ये अपना खाली ऑर्बिटल दे सकता है कि भैया मेरे पास खाली जगह है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर अपना दे दे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की बात करें तो फ्लोरीन एटम नहीं दे सकता, वो कौन दे सकता है फ्लोरीन का एक आयन दे सकता है। आपको फिर ऐसे तो ये और भी खाली पड़ी, ये खाली, इससे ज्यादा एकोमोडेट करना मुश्किल हो जाता है। स्टेरिक क्राउडिंग बोलते हैं इसको, भीड़भाड़ ज्यादा हो जाती है, एक एटम के चारों तरफ है और एटम्स आने की भी एक लिमिट होती है। तो ये इस तरीके से pf6 नेगेटिव हो गया। आपको समझ आ रही बात? एक फास्फोरस 5 फ्लोरीन और -1 चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से मैक्सिमम कोवेलेंसी जो इसके हायर कंजीनर्स है वो कितनी शो करते हैं 6 की, एंड दैट इज ड्यू टू वेकेंट प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। नाइट्रोजन इसलिए बेचारा नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास वो सेकंड शेल तक ही सीमित है, वहां पर डी ऑर्बिटल्स होते ही नहीं। उसके बाद वाले हर एक के पास होंगे। अगर आप बात करोगे जैसे मान लो फास्फोरस के बाद आर्सेनिक है, तो वो कहां आएगा, वो आगे फोर्थ शेल में 4s 4p 4d 4d 4f उसके बाद खाली पड़े इस तरीके से। तो खाली जगहें हैं, बड़े होटल है, रूम ज्यादा है उनमें, तो और जनों को अकोमोडेट करने में सक्षम है। ये बेचारा छोटा सा ढाबा है, ठीक है, इसके बस की बात नहीं है। और ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? लेकिन हाँ, अगर आप इसको आज जाके पढ़ोगे नहीं तो ये 2 दिन बाद ऐसे साफ होएगा जैसे आपने कभी नहीं पढ़ा हो। ये आप ध्यान रखना, मेरा एफर्ट मेरा ताकत सब बेकार हो जाती है। ठीक है, आज अरमान आया आते ही सर वो जरा इनर्ट पेयर इफेक्ट दोबारा बताना, कल 1 घंटा में इनर्ट पेयर इफेक्ट ही बोल रहा था, तो मैं स्पेलिंग ही बता सकता हूँ फिर दोबारा, ठीक है, और क्या बताऊं, ठीक है। तो आप पर हाँ ये है हमारे पास कि अब अपने पास ये रिकॉर्डिंग में मैं कल तो रहेगी, मैं भी डाल दूंगा, आप उसको अगर मुझे दोबारा झेल सकते हो तो यू कैन गो थ्रू दैट अगेन, ठीक है। आसान काम तो है ही नहीं तुम्हारा, मैं कह ही रहा हूं। अब देखो क्या है, यहां पढ़ रहे थे नाइट्रोजन is restricted to a maximum covalency of 4. This is because only 4
ओनली 4, कौन कौन से 4? ये वाले 4, एक तो 1 है, एक तो 2s का और 3 2p के। ओनली 4 1s का और 3p के ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग इन नाइट्रोजन। मोरोवर इट डज नॉट हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल्स टू एक्सपेंड इट्स कोवेलेंसी। उसके पास बेचारे के पास ऐसा और कोई यहां पर 2d नाम की चीज होती ही नहीं है, ठीक है। तो अपनी कोवेलेंसी को 4 से ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकता, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। आगे कहते हैं दी हेवियर एलिमेंट्स कैन एक्सपेंड देयर कोवेलेंसी टू 6। तो क्या हुआ, बात तो वही है, जवाब दोनों के सेम है। नाइट्रोजन क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि उसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। दूसरे क्यों बना सकते हैं? क्योंकि उनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो this is because the heavier elements have vacant d orbitals in the outermost shell, which can be used for bonding and hence expand their covalency up to 6 as in pf6 negative। pf6 negative समझ आ गया आपको? उसके बाद अगली चीज आती है एनॉमलस। अच्छा, मैं अगर आपको मान लो कल की क्लास में मैं आपसे पूछूं इसमें से बातें, तो आप जवाब दे सकते हैं? चलिए देखते हैं एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। एनॉमलस से मतलब क्या होता है? अलग, डिफरेंट। नाइट्रोजन जो है वो अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स से थोड़ा अलग ही है। जैसे अकेला नाइट्रोजन ही गैस है, बाकी सारे क्या हैं? सॉलिड्स। और भी चीजें हैं, तो नाइट्रोजन का बेचारे की लिमिटेशंस हैं। उसके बाद तो इनफैक्ट आपके जो पी ब्लॉक में सारे के सारे सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं वो अपने बाकी कॉन्जीनर से डिफरेंट ही होते हैं, उनमें एनॉमलस कुछ बिहेवियर होता ही है। नाइट्रोजन का बाकी मेंबर से 16th में जाओगे तो ऑक्सीजन का कुछ डिफरेंट होगा, 17th में जाओगे तो फ्लोरीन का एनॉमलस बिहेवियर होगा। तो बातें जो है ना फिर रिपीट होंगी। उस टाइम में इतनी ताकत नहीं लगाऊंगा, मैं कहूंगा देखो देखो पहले अपन ने पढ़ लिया था 15 ग्रुप में, वैसी ही बात है, अब दोबारा रिपीटिशन है। तो वो कॉन्सेप्ट का तो रिपीटिशन ही आएगा, डेटा जो है वो बढ़ता चला जाएगा, रिएक्शन होगी तो वो आपको याद करनी पड़ेगी। तो इसलिए मेरा काम तो रिपीटिशन का रहेगा, आपका काम नया नया आता जाएगा हर बार, क्योंकि रिएक्शन नई नई होगी हर बार, ठीक है। तो अभी अगर अपन बात करें नाइट्रस एसिड का डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है तो क्या क्या बनता है? नाइट्रिक एसिड, वाटर और नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ऐसे आप अगर याद करो तो काफी आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन में नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। दिस इज ड्यू टू, क्यों डिफर करता है? स्मॉलर साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनेशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट d orbitals. Nitrogen has unique ability to form p-pi multiple bonds with itself and with other elements having small size and high electronegativity, for example carbon and oxygen. Heavy elements of this group do not form p-pi bonds. Reason? This is because their atomic orbitals are so large and diffuse that they cannot have effective overlapping. देखो अभी जो है आपने ये शब्द नया सुना, ये p-pi बॉन्ड क्या होता है? एक्चुअली जो है ये 3 तरह की पाई बॉन्डिंग होती है। जब आपके पाई बॉन्ड बनाने वाले ऑर्बिटल्स p ऑर्बिटल्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? दोनों एटम्स के p ऑर्बिटल्स होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? p-pi। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा d ऑर्बिटल्स भी पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो जब एक एटम का p ऑर्बिटल हो और दूसरे एटम का d ऑर्बिटल अगर बॉन्ड बनाए, पाई बॉन्ड बनाए, तो उसको बोलते हैं p-pi d-pi। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही मेटल, मतलब मेटल होते हैं, ऑब्वियसली डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, वो उनमें आपको पाई बॉन्डिंग मिलती है। तो तब अगर दोनों मेटल्स के डी ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? d-pi बोलते हैं। तो पाई बॉन्डिंग 3 कैटेगरीज में होती है, p-pi d-pi एंड d-pi। ठीक है, चलो इसको अपन कल करेंगे। कल आपने जब आने से पहले व्हाट्सएप ग्रुप जरूर चेक कर लेना अपना। अगर कोई मैसेज नहीं हुआ मतलब आना है और पढ़ना है, अगर कोई मैसेज हुआ तो उस हिसाब से आप एक्ट कर लेना, ठीक है।